Hello friends, welcome to our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about distance between two parallel line या shortest distance between two parallel line, जो कि हमने पहले वाले चैप्टर में अपने लेक्चर में डिस्कस किया था distance between two skew lines. Now another case distance between two parallel lines, या तो वो skew line होंगी या parallel line होंगी. ठीक है, अब parallel lines के लिए हम लोग सेव करते हैं क्या, पहले इसका फॉर्मूला ही प्रूफ करते हैं. जैसे ये दो लाइन है L1 और L2, वहां पे भी हमने ये लिया था L1 और L2. अब जो L1 है उसके लिए इक्वेशन है A1 प्लस लैम्डा B, और जो दूसरा है A2 प्लस लैम्डा B. अब आप देख रहे होंगे कि वहां पे जब हम स्क्यू लाइन कर रहे थे तो B1 B2 था ये, लेकिन यहां पे केवल B है. वो इसलिए क्योंकि जब अगर शॉर्टेज डिस्टेंस मेरी ये है ए बी, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन जाएगी ये, और ये पैरेलल, और दूसरी चीज होती थी इस लाइन के पैरेलल जाएगी ये लाइन. तो ये दोनों चीजें दोनों सेम ही होनी है, क्योंकि दोनों की दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनकी जो पैरेलल लाइन के वेक्टर्स होंगे वो भी पैरेलल ही होंगे. ठीक है, तो इसलिए बी आया. तो अब स्क्यू लाइन और पैरेलल लाइन की इक्वेशन में आइडेंटिफाइंग पॉइंट यही है कि अगर, जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्क्यू लाइन की इक्वेशन लिखी थी, तो उस इक्वेशन में क्या था, R इजिकल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और R इजिकल टू A2 प्लस लैम्डा B2 होता था. ये दोनों जो वेक्टर होते थे B1 और B2 वो डिफरेंस होते थे, लेकिन इन पैरेलल लाइन फॉर्म में ये दोनों सेम होंगे. तो कभी भी जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि पैरेलल का फॉर्मूला लगना है, क्योंकि वो तो मेरे को बोल देगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, वो पैरेलल या स्क्यू लाइन वर्ड यूज नहीं करेगा क्वेश्चंस में. तो मुझे ये देखना होगा कि जो वेक्टर है ये B1 और B2, अगर ये सेम है तो पैरेलल का केस बन रहा है, और अगर ये सेम नहीं है तो फिर वो स्क्यू लाइन का केस बन रहा है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया कि बी कहां पे पैरेलल यूज करना है, कहां पे स्क्यू लाइन यूज करनी है. क्लियर. तो अब हम क्या करते हैं, हम बी पैरेलल के केस में डिस्कस करते हैं. तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपको देखिए ए बी है, ए बी आ रही है, वेक्टर बी के पैरेलल है, ये भी क्लियर है. तो अगर मैं, जो हमने वहां पे किया था, एक ये वेक्टर लिया था सी डी, और इसको 3 डायमेंशन में जाके एक ये वेक्टर था और एक ये वेक्टर था यूनिट. जो पोजीशन वेक्टर थे ये A1 था और ये वेक्टर A2 था. ठीक है, ये वेक्टर A2 था, और बाय ट्राइंगल लॉ ये A2 माइनस A1 आ गया था मेरे पास, A2 माइनस A1. ठीक है, A2 माइनस A1 आ गया था. अब अगर मैं बोलूं कि ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस d है, तो ये d इस d के इक्वल होगी. ये तो क्लियर है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है. सी डी या ए बी एक ही बात है, तो इसको बोल दो सी डी ई. ये हो गया मेरे पास E, यानी कि सी ई इक्वल टू ए बी आएगी. अब अगर मैं लेके जाऊं कि जो मेरे पास ये है सी डी, सी डी इक्वल टू क्या होगा, सी डी इक्वल टू अगर मैं निकालूं इन द फॉर्म ऑफ द वेक्टर, जब टू एंगल्स बनते थे सी डी एंड ए वेक्टर बी, एंगल बिटवीन सी डी एंड वेक्टर बी, तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, हमारे पास था सी डी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटू बी इक्वल टू मोड ऑफ द सी डी इंटू मोड ऑफ द बी साइन थीटा एन कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ एन. ये मेरे पास होता था, और एन इक्वल टू 1, क्योंकि वो एक यूनिट वेक्टर है, तो ये मूव हो सकता है. ठीक है, सी डी इंटू बी इजिकल टू सी डी इंटू बी सी साइन माइनस थीटा. अब ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, उसमें ट्राइंगल को यहां बना रहा हूं, इस ट्राइंगल को क्या बना रहा हूं, सी डी ई.
ये थीटा है, ये A2 माइनस A1 है और ये D है। तो यहां पे साइन थीटा इक्वल टू लगाना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो D अपॉन CD बोल लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी यहां पे, CD D साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो मेरे पास आ गया D, ये यहां से D इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD इंटू साइन थीटा, ठीक है। और CD एक यहाँ पे मैग्नीट्यूड वैल्यू होती थी कि इसकी वैल्यू क्या है एक्चुअली, और वो CD की वैल्यू यही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो CD साइन थीटा है, दिस और दिस, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं D, और इस CD की जगह क्या लिख सकता हूं A2 माइनस A1। तो मेरे पास आया A2 माइनस A1 इंटू B इजिकल टू D इंटू B मॉडल ऑफ B, या इसको बोल सकते हैं D इजिकल टू A2 माइनस A1 इंटू B1, B1 में B है अपॉन B, और होल मोड इसलिए लगा दूंगा तो D की वैल्यू पॉजिटिव ही आए। तो ये जो फॉर्मूला है मेरा, ये फॉर्मूला है पैरेलल लाइंस के लिए। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका डिस्टेंस बिटवीन टू शॉर्टेस्ट पैरेलल लाइन कैसे निकालेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं इसका कि कैसे होगा, फिर उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। यस, आप एक एग्जांपल देख रहे हो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइंस, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइन, एक लाइन है r इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 2y प्लस 3j प्लस 6k, दूसरी है r इक्वल टू 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो आप पहले देखते हैं कि ये कौन सा केस, आप देख रहे होंगे ये दोनों बिल्कुल सेम है इसमें, ठीक है। इट मीन्स ये क्या बना, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b और r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b, ये केस बन गया। इट मीन्स ये पैरेलल का केस है। अगर दोनों में वेक्टर्स b जो डायरेक्शन वेक्टर होता था अगर वो सेम है तो वो पैरेलल केस है। तो पैरेलल केस के लिए यहाँ पे a1 क्या निकाले, a1 क्या आया, a1 आया मेरे पास i प्लस 2j प्लस माइनस 4k और a2 इजिकल टू मेरे पास आ गया यहां से 3i माइनस प्लस 3j माइनस 5k, ठीक है। और b वेक्टर जो मेरे पास आ गया वो आ गया ये 2i प्लस 3j प्लस 6k, ठीक है। अब जो पैरेलल फॉर्म में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता था हमारे पास ये b वेक्टर b इंटू A2 माइनस A1, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपॉन मोड ऑफ b इन होल मोड, ठीक है। अब मुझे चाहिए A2 माइनस A1 और फिर उसके साथ उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पहले मैं A2 माइनस A1 निकालना चाह रहा हूं, A2 माइनस A1 आएगा 3 माइनस 1 2i, 3 माइनस 2 j माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस k आ गया, ये A2 माइनस A1 आ गया, ठीक है। और b का मोड भी निकाल लेते हैं यहीं पे, मोड ऑफ b क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 36 इन रूट, तो ये क्या आ जाएगा 436 कितना हो जाएगा 49, तो 7 आ गया। तो ये जो मेरे पास b आ गया ये 7 आ गया, ठीक है। अब क्या चाहिए, A2 माइनस A1 की क्रॉस प्रोडक्ट B1 के साथ, तो D इक्वल टू क्या आएगा, B क्या है 2i प्लस 3j प्लस 6k की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन A2 माइनस A1 के, 2i प्लस j माइनस k अपॉन
7 है मेरे पास, ये 7 आई गया। अब निकाल लेते हैं उसकी वैल्यू। d इजिकल टू 1/7 मैंने यहां पे रख लिया, ये हो गया i j k 2 3 6 2 1 -1। ठीक है, सोल्व करते हैं। 1/7 एज इट इज। i के लिए क्या आएगा? i के लिए i तो ये बनेगा 3 -1। और आप एक चीज और देख रहे होंगे अभी, चलो मैं बाद में बताता हूं। 3 -1 -3 -6i माइनस j के साथ j प्रेस होगा तो -2 -18 सॉरी 12 j कैप, k प्रेस होगा तो 2 -6 प्लस 2 -6 k कैप। ये आ गया मेरे पास। और एक होल जो मोड है वो अभी चल ही रहा है, वो मोड अभी चल ही रहा है, बड़े वाला मोड। ये तो यहां से आ गया 1/7 -9i माइनस 14 होंगे प्लस 14j और ये होगी -4k। ठीक है, और इसका मोड, अब इसका जब मोड निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/7 9 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, या बोल सकते हैं -4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर इन रूट। तो 9 9 81, 14 का आपके पास कितना हो जाएगा? 14 का आपके पास हो जाएगा 216 और 4 का 16 अपॉन 7 तो चली रहा है, वो हम रख लेंगे बाद में अपॉन 7। तो ये क्या आ गया? ये देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एग्जैक्ट 293। कैसे? 6 6 12 3 1 2 1 1 2 2 8 10। नहीं, गलत हुआ है, देखो कहीं पे कैलकुलेशन में गलती है कहीं पे। एक बार देख लेते हैं। 2 1 6 16 एंड 81। $313 आ रहा है। 300 सॉरी, ये गलती की हमने, एक जो स्क्वायर ऑफ दिस 216 ये गलत है। 196 होता है, 196 होता है। अगर 196 होगा हमारे पास तो कितना आएगा? 3 9 9 8 18 और 2 या तो ये होता है हमारे पास 196। तो 293/7। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चंस का। पहचानने के लिए उसको पैरेलल फॉर्म है या स्क्यू फॉर्म है तो आपको B1 और B2 का फोकस करना होगा। B1 और B2 अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पैरेलल फॉर्म होगी, अदरवाइज वो आपकी स्क्यू फॉर्म होगी, जो लास्ट में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, ओके।